नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 जारी। भारत ने की तरक्की, एसडीजी 3.1 को पूरा करने के करीब भारत। नेस्ले के खिलाफ सरकार ने उठाया बड़ा कदम, एफएसएसएआई करेगी जांच, नेस्ले इंडिया ने दी सफाई। और इजरायल ने की थी जीपीएस स्पूफिंग, ईरान की मिसाइल्स को भटकाया रास्ता। यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूएनएफपीए ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है। रिपोर्ट ने भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 में से 9 महिलाएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव अवेल कर पा रही हैं। साथ ही हर 10 में से 8 महिलाएं अपने स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय ले पा रही हैं। देखिए, एक लंबे वक्त तक भारत में हॉस्पिटल में चाइल्ड डिलीवरी न करवा के घर में ही कुछ जानकार बुजुर्ग महिलाओं द्वारा डिलीवरी कराई जाती थी। इससे लेबर पेन डिलीवरी और पोस्टमार्टम पीरियड जैसी प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं हो पाती थी। इससे महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त या कई बार जन्म के बाद हो जाती थी। ये प्रैक्टिस आज भी भारत के बड़े हिस्सों में फॉलो की जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया। साथ ही सरकार ने जननी सुरक्षा योजना जैसी इनिशिएटिव्स पर भी काम किया। हालिया रिपोर्ट में भारत में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ने की जर्नी को रिमार्केबल बताया गया है। इस मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण सेट किया है। आइए जानते हैं भारत में संस्थागत प्रसव बढ़ने से क्या फायदा हुआ है। इससे भारत में एमएमआर यानी मातृत्व मृत्यु अनुपात में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। साल 2000 से 2020 के बीच एमएमआर में 70% की कमी दर्ज की गई है। साल 2000 में यह आंकड़ा 327 तो 2020 में यह आंकड़ा मात्र 97 दर्ज किया गया। मातृत्व मृत्यु किसी भी क्षेत्र के महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक होती है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मातृत्व मृत्यु का मतलब है किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसव के 42 दिनों के अंदर या गर्भधारण से जुड़े किसी कारण की वजह से या उसके प्रबंधन की वजह से होने वाली मौत। 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या एमएमआर कहलाती है। अभी तक हासिल आंकड़ों के मुताबिक 2020 तक भारत में एमएमआर 97 है। वहीं एसडीजी 3.1 में साल 2030 तक ये आंकड़ा 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह की प्रोग्रेस भारत ने दिखाई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि भारत बहुत जल्द एसडीजी टारगेट को पूरा कर लेगा। आपको बता दें कि यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था। इसने अपना कामकाज 1969 में शुरू किया। यह 1978 से हर एक साल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है। इस संस्था की सबसे खास बात यह है कि यह स्वास्थ्य पर एसडीजी 3, शिक्षा पर एसडीजी 4 और लैंगिक समानता पर एसडीजी 5 को हासिल करने के लिए काम करती है। कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में हमने नेस्ले कंपनी द्वारा भारत समेत अन्य विकासशील देश और यूरोप के बच्चों के साथ किए जा रहे भेदभाव पर बातचीत की थी। आज खबर यह है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी इस पर संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने एफएसएसएआई को पब्लिक आई द्वारा किए गए दावों की जांच करने के लिए कहा है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आने वाली संस्था सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एफएसएसएआई को इस बारे में पत्र लिखा है। इसमें एफएसएसएआई को सेरेलैक बेबी फूड के कंपोजिशन के बारे में जांच करने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले में नेस्ले इंडिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसके मुताबिक नेस्ले कोडेक्स स्टैंडर्ड का पूरी तरह से अनुपालन करती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड हैं, जिन्हें डब्ल्यूएचओ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ द्वारा तैयार किया गया है। अब इसमें हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, नेस्ले के इस मामले में जिस वर्ग के हित प्रभावित हो रहे हैं वो है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, जो नेस्ले का सामान खरीदता है। दूसरा, एफएसएसएआई भारत में फूड रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसलिए सीसीपीए ने एफएसएसएआई को जांच करने के लिए कहा है। हम इन दोनों संस्थाओं के बारे में यहां जानेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीसीपीए का गठन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया है। इसका मकसद अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कस के उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। जहां पर भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा, सीसीपीए के पास सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान या शिकायत मिलने पर जांच करने का अधिकार है।
जांच करते वक्त सीसीपीए के अधिकारियों के पास किसी भी परिसर में प्रवेश करने और किसी दस्तावेज या आर्टिकल की खोज करने और उन्हें जब्त करने की शक्तियां भी हासिल हैं। इसके अलावा FSSAI एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। इसका मकसद खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना है और साथ ही मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को रेगुलेट करना भी इसके कार्यों में शामिल है। हाल ही में एक खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान द्वारा किए गए पहले डायरेक्ट अटैक में जीपीएस स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। जीपीएस स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को गलत रास्ता दिखा दिया। जीपीएस स्पूफिंग को जीपीएस सिमुलेशन भी बोलते हैं। इसमें फॉल्स जीपीएस सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इन फॉल्स सिग्नल को रिसीवर सही मान लेते हैं। जैसे मिसाइल के केस में जहां मिसाइल डायरेक्ट की जानी है, वहां गलत सिग्नल रिसीव करने पर मिसाइल उस जगह पर अटैक नहीं कर पाएगी जहां करना चाहिए। देखिए, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएसए का एक नेविगेशन सिस्टम है। इसमें 24 सैटेलाइट्स काम करते हैं। इनके डेटा का प्रयोग करके एक्यूरेट डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। अभी ईरान के पास अपना खुद का कोई नेविगेशन सिस्टम है नहीं, तो वो नेविगेशन के लिए, यहां तक कि मिलिट्री नेविगेशन के लिए भी जीपीएस पर ही निर्भर है। बस इसी का फायदा इजराइल ने उठा लिया। आप जानते हैं भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसे नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी नाविक नाम दिया गया है। इसमें 7 सैटेलाइट का समूह 24/7 काम करता है। बीते 18 अप्रैल को भारत में भूदान आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुए इस आंदोलन को ब्लडलेस मूवमेंट यानी रक्तविहीन क्रांति के तौर पर जाना जाता है। भूदान से मतलब सीधा सीधा है भूमि का दान। इस आंदोलन को भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। आंदोलन शुरू होने की कहानी कुछ ऐसे है। दरअसल विनोबा भावे पोचमपल्ली गांव में थे तो कुछ भूमिहीन गांव वाले उनके पास आए और उन्हें अपनी समस्या बताई। विनोबा भावे ने गांव वालों से पूछा कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। भूमिहीन किसानों ने 80 एकड़ जमीन की मांग की, जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। इस पर विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों से जमीन दान देने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर एक जमींदार ने 100 एकड़ जमीन दान में दी। इस तरह भूदान आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे चाहते थे कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों से न होकर एक आंदोलन के माध्यम से भी हो। उनकी इसी मंशा के चलते भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। यह आंदोलन 13 सालों तक चला। इस दौरान विनोबा भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कई राज्यों में पैदल यात्राएं की और जमींदार तथा भूस्वामियों से मिलकर जरूरत से ज्यादा भूमि को गरीब किसानों में बांटने की गुजारिश की। भूदान आंदोलन में 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 1953 में इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड गांव में हुआ था। वे एक धर्म गुरु के साथ साथ एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के वे पहले सत्याग्रही बने। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। इस समाज का मकसद अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए ही 1958 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व लीवर दिवस की थीम है सतर्क रहें, नियमित रूप से लीवर की जांच करवाएं और फैटी लीवर रोगों से बचें। इसका मकसद लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को 2010 से यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे मनाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोग लीवर की बीमारियों के कारण मरते हैं और 2030 तक इस संख्या के 35% तक बढ़ने की उम्मीद है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक अपने डिजायर्ड रूट को फॉलो किया। इसके साथ ही इसने समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ान भरने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज ने विभिन्न जगहों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर लगाए थे। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। इस बर्फी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का स्वीट वेपन माना जाता था। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और सफेद रंग के लिए खोया व काजू का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 5 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग मिला। इसमें बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली केन और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल हैं। इन नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग के स्टेटस को बरकरार रखा है। इसके बाद तमिलनाडु 58 जीआई उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 जॉर्जिया में आयोजित किया गया है। चेन्नई की गणितीय संस्थान के नेतृत्व में भारत की एक टीम ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इस टीम ने मैथमेटिकल ओलंपियाड में 4 मेडल जीते, जिसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम के सभी 4 सदस्यों ने पदक हासिल किए हों। इससे पहले यह उपलब्धि 2022 में हासिल की गई थी। यदि इस कंपटीशन की बात करें तो यह यूरोप का प्रमुख मैथमेटिकल कंपटीशन है जो विशेष रूप से हाई स्कूल की छात्राओं के लिए बनाया गया है। इसे 2012 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई। दरअसल फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में वीटो लगाकर इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। इस वोटिंग प्रक्रिया में ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने भाग नहीं लिया, जबकि शेष 12 परिषद सदस्यों ने हाँ में वोट दिया। इस प्रस्ताव को पास होने के लिए कम से कम 9 सदस्यों की सहमति का होना जरूरी था। इसके अलावा 5 स्थायी परिषद सदस्यों में से कोई भी सदस्य वीटो पावर का यूज न करे। WHO ने पैथोजेंस अर्थात रोग जनकों के लिए टर्मिनोलॉजी को अपडेट किया है तथा हवा के माध्यम से संचारित होने वाले पैथोजेंस को इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स अर्थात संक्रामक श्वसन कण के रूप में डिफाइन किया है। इसे अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा और नए एयरबोर्न पैथोजेंस की पहचान करना और उन पर प्रतिक्रिया करने में मदद करना है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वर्तमान में इन पैथोजेंस के ट्रांसमिशन का वर्णन करने के लिए कोई सामान्य टर्मिनोलॉजी नहीं थी। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मानक, अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, भारत में राइट टू वोट है एक मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? सही जवाब है विकल्प सी, संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, होयसल मंदिर समूह स्थित हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब है विकल्प ए, कर्नाटक। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।